तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आदित्य। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग होता क्या है। उसके ऊपर डिटेल में हमने चर्चा की थी कि कैसे उसका इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग को खुद इम्प्लीमेंट करके देखेंगे जावा के अंदर कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, इसके जावा के अंदर हम कैसे उसको बनाते हैं, ओवरलोडिंग कंडीशंस को, ओवरराइडिंग कंडीशन को, वो हम देखेंगे। एंड देन बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट हम टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो इंटरव्यूज़ के अंदर आप ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन जो होते हैं ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग के बारे में, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। ठीक है, तो इसके जो मेन पॉइंट्स है, जो हिडन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो ज़्यादा मैं यहाँ पर टाइम पास नहीं करूँगा आपका, तुरंत स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मैंने स्टैटिक ब्लॉक का ऑलरेडी एक वीडियो निकाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एक बार वो जाकर जरूर देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की कोडिंग। तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक क्लास को बनाना पड़ेगा। तो जिसको पता नहीं है उसको बता देता हूँ कि ये इंटेलिजे आईडी है। ठीक है, इसके ऊपर हम जावा की कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप C++ बैकग्राउंड से आ रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं यार, खाली सिंटैक्स अलग अलग है बट लॉजिक तो एक ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नाम देने वाला हूँ OPS123। ठीक है, ये मेरे क्लास का नाम रहने वाला है। ठीक है, रैंडमली मैंने कुछ भी नाम यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड बना लेते हैं। तो आपको पता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखने का एक शॉर्टकट तरीका होता है इंटेलिजे के अंदर, जो कि होता है PSVM। इसको मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो अब मेरे पास क्या बन चुका है, एक क्लास है, उसके अंदर मेन मेथड है। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरे क्लास को डिफाइन करता हूँ क्योंकि मुझे ओवरलोडिंग कंडीशन को अचीव करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या कर देते हैं, ओवरलोडिंग को कवर करते हैं फटाक से, एंड देन बाद में ओवरराइडिंग का देखेंगे। तो हम क्लास को मैं नाम देता हूँ यहाँ पर AB1 नाम देता हूँ। ठीक है, रैंडमली आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपका खुद का नाम भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर AB1 नाम देता हूँ और AB1 के अंदर क्या होगा, वॉइड डिस्प्ले नाम की एक मेथड रहेगी, डिस्प्ले। ठीक है, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगा, आर्गुमेंट, ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता होगा। और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे साउट की मदद से। साउट एक अगेन एक शॉर्टकट है इंटेलिजे आईडी का, और अब मैं लिख दूंगा मेथड 1। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्प्ले मेथड। तो अगर मुझे इस क्लास के इस मेथड को कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कि आपको पता है, इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों क्रिएट करते हैं। और इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं इसको कॉल कर सकता हूँ डिस्प्ले को। ठीक है, तो ये तो यार नॉर्मल मेथड हो गई, नॉर्मल उप्स का कॉन्सेप्ट हो गया। एक क्लास बना, उसके अंदर एक मेथड है, उसके अंदर मैंने क्या किया, कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के माध्यम से उस मेथड को कॉल किया। ये तो बहुत ही बेसिक अपना जावा का कोड था। इसके अंदर कोई ओवरलोडिंग, इसके अंदर कोई ओवरलोडिंग, कोई ओवरराइडिंग यहाँ पर नहीं लगी है। ठीक है, अब हम उसको लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर मेथड 1 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, बढ़िया, बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ओवरलोडिंग को अचीव करते हैं। देखो ओवरलोडिंग कब होती है और कैसे हम उसको, इस कंडीशन को। तो अगर मैं यहाँ पर सेम लिख दूँ, ठीक है, साउट यहाँ पर लिख देता हूँ मेथड सेकेंड स्पेलिंग। ठीक है, मेथड सेकेंड मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसके अंदर मुझे क्या लिख रहा है कि एक क्लास के अंदर सेम यहाँ पर क्या हो चुकी है, मेथड हो चुकी है। मतलब ये तो क्या हो गया, एम्बिग्यूटी आ गई। तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सेम क्लास के अंदर 2 सिमिलर मेथड्स आ गई। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास 3 तरीके हैं। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके पैरामीटर, उसके आर्गूमेंट चेंज कर सकता हूँ, देन उसके सीक्वेंस ऑफ आर्गूमेंट चेंज कर सकता हूँ, या तो फिर टाइप ऑफ आर्गूमेंट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इंट x लिख देता हूँ। देखो मैंने आर्गूमेंट जो थी उसके वो लेने वाला था, वो चेंज कर दिया, तो यहाँ पर मेथड भी अलग अलग हो गई। ओवरलोडिंग के अंदर हम मेथड को डिफरेंशिएट करते हैं, ओवरराइडिंग में हम एक मेथड की फंक्शनलिटी को दूसरे मेथड में मॉडिफाइड करते हैं उसी सेम नाम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरलोडिंग अचीव हो गई। समझ में आ गया ओवरलोडिंग क्यों होता है, ओवरलोडिंग का हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब भी सिमिलर नाम की मेथड से यहाँ पर एक ही क्लास में अंदर प्रेजेंट है तब। अगर मैं इसी के माध्यम से obj.display10 कर दूँ ना, तो ये इस वाले मेथड को कॉल कर देगा, राइट। तो ये कंपाइलर
खुद ब खुद जान लेगा कि भाई मुझे कौन से मेथड को यहाँ पर कॉल करना है, राइट। तो ये कुछ ब्रैकेट्स का एरर आ चुका है, इसको मैं तुरंत सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो एरर चला, कोई एरर नहीं था यार, फालतू का एरर था, तो रन कर दे। तो मैं यहाँ पर इसको अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, जो कि आने वाला है मेथड 1 एंड मेथड 2, राइट। तो ये तो नॉर्मल अपना ओवरलोडिंग था, जो कि मैंने आपको वाइट बोर्ड के ऊपर भी बताया था। ठीक है, तो ये होता है सिंपल ओवरलोडिंग, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने घर पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ओवर राइडिंग को अचीव करते हैं। ओवर राइडिंग के लिए क्या होता है, देखो मैं सेकंड क्लास को यहाँ पर बना लेता हूँ AB2 नाम का। ठीक है, AB2 नाम का मेरे पास चाइल्ड क्लास है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, AB2 नाम की मेथड मैंने यहाँ पर बना दी। इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, डिस्प्ले नाम की सेम मेथड को यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा भाई, डिस्प्ले। ठीक है, इसके अंदर भी साउट लिख दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा मैसेज मेथड चाइल्ड, और चाइल्ड मेथड आप कुछ भी लिख सकते हो, आप खुद का नाम भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मेथड चाइल्ड। ठीक है, तो अब मैंने अगर इसके जगह AB2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया तो इसमें कुछ एम्बिग्यूटी आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि भाई दो क्लास अलग अलग है। आप किसी को भी कॉल कर सकते हो किसी की मदद से, आपको जिसको कॉल करना है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और आप उसको कॉल कर सकते हो, सिंपल सी बात, राइट। आप तो यही बोलोगे, तो मैंने बोला हाँ, आपने भी बोला हाँ। ठीक है, यहाँ पर कोई बात नहीं है। बट अगर मैं इसको एक्सटेंड कीवर्ड के साथ AB1 को कर दूँ, मतलब AB1 को एक्सटेंड कर रहा है AB2, मतलब इनहेरिटेंस यहाँ पर हो चुका है इन दो क्लास के अंदर। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार क्या होगा, डिस्प्ले मेथड तो सेम आ गई, क्योंकि आपको पता है इनहेरिटेंस क्या करता है, अपने पूरे पेरेंट की प्रॉपर्टी ले लेता है चाइल्ड के अंदर, राइट। तो इसने क्या किया, भी चाइल्ड वाला था क्लास, उसने जो मेथड थी डिस्प्ले नाम की उसको मॉडिफाई कर दिया। अब की बार अगर अपन ने AB1 AB2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले इस वाले को कॉल करेगा, राइट। और अगर मैंने पेरेंट का रेफरेंस लिया और चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को कॉल किया तो फिर क्या होगा यार, तो फिर देखते हैं, तो फिर कौन सा हमारा मेथड यहाँ पर कॉल होने वाला है वो हम जरा कॉल देखते हैं, सॉरी। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे। ओवरराइडिंग का मीनिंग क्या होता है कि पेरेंट वाली प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना चाइल्ड वाले क्लास के अंदर, जो कि एक मेथड रहेगी जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है पेरेंट के अंदर। ठीक है, उसको मॉडिफाई करना। देखो दो बार मेथड चाइल्ड यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पेरेंट का रेफरेंस दिया था, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तब भी मैंने क्या किया, ये वाली मेथड को कॉल किया। ठीक है, कंपाइलर ने कॉल किया, ये होता है मेथड ओवरराइडिंग। इस वाले डिस्प्ले को मैंने मॉडिफाई कर दिया इस वाले डिस्प्ले के अंदर। अगर आप AB1 का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, मतलब पेरेंट क्लास का ही आपको मतलब काम है, तो उसकी डिस्प्ले मेथड कॉल होएगी। बट अगर आपको इनहेरिटेंस हुआ है, सेकेंड वाले के अंदर आपने कुछ मॉडिफाई किया है, तो आप अगर चाइल्ड का रेफरेंस दो, रेफरेंस मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, चाइल्ड का रेफरेंस दो, नहीं तो फिर आप पेरेंट का रेफरेंस दो, वो चाइल्ड क्लास को ही कॉल करेगा, चाइल्ड क्लास के मेथड को ही कॉल करेगा, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है पेरेंट क्लास के अंदर, जो मॉडिफाइड हुई है चाइल्ड क्लास के अंदर। बिल्कुल यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ओवरराइडिंग, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बात हुई यार ओवरराइडिंग के बारे में, जिसके अंदर दो डिफरेंट क्लासेस होते हैं और सेम मेथड्स होती है। इसके अंदर हम सेम मेथड को बनाते हैं, ठीक है, मेथड को हम सेम करते हैं इसमें अंदर, कि मुझे ओवरराइड करना होता है, मॉडिफाई करना होता है प्रॉपर्टी को। बट ओवरलोडिंग हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट फैक्टर ढूंढते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर कॉन्सेप्ट था ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग के बारे में। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो मेन कॉन्सेप्ट है यार, उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स निकाल के रखे हैं, जो कि आपको नोट करके रखने हैं, ठीक है। आपकी नोटबुक के अंदर ये नोट करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, बट कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड कर सकते हैं, बट हम कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड नहीं कर सकते। आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, राइट। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा,
जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है तब इनहेरिटेंस में क्या होता है, हम रेफरेंस देते हैं पेरेंट वाले का और चाइल्ड वाले को कॉल करते हैं, मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। तो इस रेफरेंस और जो कॉलिंग रहता है ना, इसके अंदर एम्बिग्युइटी पैदा होती है। तो उस एम्बिग्युइटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्टर को बनाता हूँ फटाक से, तो कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाते हैं हम, जैसे कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है कि एक मेथड जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको रिटर्न टाइप नहीं होता है, राइट। तो ये मेरा बन गया कंस्ट्रक्टर, साउट लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा कंस्ट्रक्टर, यार स्पेलिंग को क्या है, कंस्ट्रक्टर पेरेंट, ठीक है। स्पेलिंग आप जरा देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर पेरेंट मैंने लिख दिया। अगर मैं सेम मेथड को यहाँ पर मॉडिफाई करने का ट्राई करूँ इसके अंदर AB2 के अंदर, तो देखो मुझे एरर आएगा, राइट। यहाँ पर लिख के आएगा इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड, क्योंकि AB1 को आप यहाँ पर ओवरराइड नहीं कर सकते क्योंकि वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ AB2 तो ये मुझे एरर नहीं देगा क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर बन चुका है AB2 क्लास का। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ओवरराइड हम कंस्ट्रक्टर को नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर मैंने बोला ओवरलोडिंग तो हो सकता है, तो ओवरलोडिंग कैसे होता है कि अपने पास कंस्ट्रक्टर के अंदर 3 टाइप्स रहते हैं, एक तो सिंपल कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो AB1 नाम का मैं एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा और इसके अंदर मैं एक आर्गूमेंट लूँगा इंट x नाम का। तो ये बन चुका है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो मतलब ये क्या हुआ, ओवरलोडिंग भी तो हुई है, राइट। यहाँ पर मैंने डिफरेंशियल फैक्टर इस 2 मेथड के अंदर जिसका नाम सेम था, तो ये क्या हुआ, ओवरलोडिंग भी तो हुआ है, राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड कर सकते हैं बट ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखते सेकेंड पॉइंट, वी कैन नॉट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड्स, ठीक है। हम स्टैटिक मेथड को यहाँ पर ओवरराइड नहीं कर सकते। इसके अंदर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, देखना ज़रा ध्यान से देखना। इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि पेरेंट क्लास के अंदर एक ऐसी मेथड है जिसको मैं अलग से नाम दूंगा स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक वर्ड लिख दूंगा M1, ठीक है। एक ऐसी मेथड है जो कि स्टैटिक है पेरेंट क्लास के अंदर, राइट, पेरेंट क्लास के अंदर है, जिसको मैं लिख दूंगा पेरेंट स्टैटिक। और मुझे क्या करना है, स्टैटिक इस M1 को मुझे फर्दर मॉडिफाइड करना है किसके अंदर, इस चाइल्ड क्लास के अंदर जिसका रिटर्न टाइप सेम रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जरा देखना, आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। वो क्यों आएगा मैं आपको बता देता हूँ। चाइल्ड यहाँ पर लिख दूंगा मैं मेथड, ठीक है, चाइल्ड मेथड है, ये मेथड चाइल्ड है, ठीक है, समझ लेना आप। इसको मैं 2 कर दूँ। देखो तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर हालांकि मेथड 1 है, सॉरी M1 है जो कि इस क्लास पेरेंट क्लास के अंदर है, जिसको मुझे मॉडिफाई करना है इस नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, जो कि इनहेरिटेंस हुआ है इन दोनों के बीच में, इसीलिए मैं कर सकता हूँ मॉडिफाई, ठीक है। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरराइडिंग के मामले में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको फर्दर मॉडिफाई नहीं कर सकता क्योंकि स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है कि इसको एक ही बार मेमोरी अलॉट होगी, उसके बाद उसकी मेमोरी अलॉट नहीं होगी तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते मेमोरी लोकेशन को, तो इसलिए इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक लिख दूँ, स्टैटिक लिख दूँ यहाँ पर, इसको मिटा दूँ तो ये एरर देगा क्योंकि इसने बोला है कि ऊपर वाले इंस्टेंस मेथड है और आपने बनाया स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड एंड इंस्टेंस मेथड कभी भी सेम नहीं हो सकती। इंस्टेंस मतलब क्या होता है, जिसका इंस्टेंस क्रिएट करते, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वो मेथड कॉल होती है। हालांकि हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट क्लास के नाम से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, समझने में दिक्कत जाएगी तो रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। बट यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट छुपाया हुआ है जो कि है मेथड हाइडिंग को, ठीक है, मेथड हाइडिंग को। देखो अगर मैं इस दोनों मेथड को स्टैटिक कर दूँ तो मेरा एरर नहीं आ रहा, मतलब मेरा ओवरराइडिंग हो चुका है यार, सही है। बट यहाँ पर ओवरराइडिंग नहीं हुई है,
क्यों नहीं हुई है? देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है मेथड हाइडिंग का। यहाँ पर मेथड को हमने हाइड किया हुआ है, राइट। मैंने आपको अभी दिखाया था कि जब भी मैं पेरेंट का रेफरेंस लेता हूँ और चाइल्ड के अंदर क्या कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ। मतलब मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, तो अभी डिस्प्ले मेथड को मैंने कॉल किया, तब कौन सा मेथड कॉल हुआ था? जो मॉडिफाइड था, ये वाला, राइट। जो चाइल्ड के अंदर है उस वाले में डिस्प्ले को इसने कॉल किया था, राइट। इस वाले ने जो कि पेरेंट का रेफरेंस ले रहा था, क्योंकि इनहेरिटेंस हुआ है, राइट। बट अगर मैं इसी को अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ obj.m1, obj कौन सा ऑब्जेक्ट है? देखो obj है इस पेरेंट वाले का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको अगर मैं कॉल कर देता हूँ तो ये कौन से m1 को क्लास कॉल कर देगा? इस वाले को, राइट, इस वाले को। अगर मैं सेम obj1 को कॉल कर देता हूँ m1 मेथड को, तो ये किसको कॉल करेगा? ये कॉल करेगा इस वाले m1 को, राइट। ये तो सिंपल बात है। हम स्टैटिक मेथड को इंस्टेंस से भी कॉल कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बनाकर भी कॉल कर सकते हो, नहीं तो फिर आप उसके क्लास के माध्यम से भी उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो, यहाँ पर क्लास का नाम आएगा, ठीक है। अगर मैं obj2 की बात करूँ, यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट का रेफरेंस है और चाइल्ड का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो obj2.m1 को अगर मैं यहाँ पर कॉल कर दूँ तो इस केस में क्या होना चाहिए था कि पेरेंट का रेफरेंस से चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, मतलब यहाँ पर जो मॉडिफाइड है m1 ये कॉल होना चाहिए था। बट यहाँ पर इसने क्या किया? इस m1 को कॉल किया। देखो कैसे, अपन जरा आउटपुट देख तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट देखने से और क्लियरिटी बढ़ती है अपनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड हाइडिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा प्रिंट हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो मेथड चाइल्ड मैसी हो गया है, थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। इसको भी मैंने बंद कर दिया, इसको भी मैंने बंद कर दिया, और अब मैं फिर से इसको रन करूँगा और अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। देखते चलो, देखो भाई साहब, कंस्ट्रक्टर पैरेंट ये क्यों कॉल हुआ है? क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, तो इसलिए वो कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है, ठीक है। तो उसको ज़रा इग्नोर कर लेना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको किन्हीं के साथ काम है। पेरेंट स्टैटिक, पेरेंट वाले को कॉल कर दिया m1 वाले ने, मतलब इसका ऑब्जेक्ट, पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पेरेंट को कॉल किया, चाइल्ड वाले को कॉल किया, चाइल्ड ने चाइल्ड को कॉल किया, चाइल्ड वाले मेथड को। बट जब मैं इनहेरिटेंस करते वक्त, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तब मैंने पेरेंट का रेफरेंस लिया, तो इसने चाइल्ड को कॉल करना चाहिए था, बट इसने पेरेंट को ही कॉल किया, और जिसका रेफरेंस रहेगा उसको वो कॉल करेगा। बट ये तो प्रॉपर्टी नहीं रहती है इनहेरिटेंस के अंदर, राइट। इनहेरिटेंस क्या बोलता है? आपका पेरेंट का रेफरेंस है, बट आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो भी ये क्या करना चाहिए? मॉडिफाइड को ही कॉल करना चाहिए था, बट इसने जिसका रेफरेंस उसी को कॉल किया। इसीलिए क्या हुआ? मेथड हाइडिंग हुई, ना कि मेथड ओवरराइडिंग हुई, राइट। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो कि आपको नोट करके रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बात हुई इसके बारे में। देन नेक्स्ट देखते हैं कि वी कैन ओवरलोड द मेन मेथड एज वेल बट नॉट द इट कॉल ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको हम कॉल नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली। तो देखो, ये बहुत बार इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आप मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, इसका आंसर चाहिए। तो इसका आंसर क्या है कि जी हाँ, आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, वो कभी मना नहीं करेगा आपको कि मुझे ओवरलोड मत करो, ठीक है। बट इसकी प्रॉपर्टी कुछ बिगड़ से जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने ओवरलोड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये आर्गूमेंट लेता है, बट मैंने इसके अंदर कोई आर्गूमेंट नहीं भेजा, तो मतलब ये दो सेपरेट मेथड यहाँ पर बन चुकी है, जो कि डिफरेंशियल फैक्टर के साथ बन चुकी है, ठीक है। तो ये सेपरेटली रन होएगी। बट जावा के अंदर क्या होता है, जावा कोड जब एग्जीक्यूट होता है ना, तब मेन जो मेथड रहती है वो ऑटोमेटिकली रन करती है, उसको हम कॉल नहीं करते कभी मेन मेथड को, वो ऑटोमेटिकली रन होती है। बट इस मेन को अगर आपको कॉल करना है ना, तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको कॉल करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली रन नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि इस मेन को पता ही नहीं है कि इसको रन कब करना है। इस वाले मेन को पता है, जावा को पता है इस वाले मेन को कब रन करना है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट के साथ, जिसके पास ये आर्गुमेंट रहेगा उस मेन को कॉल करना है, ये जावा को पता है।
बट इस वाले मेन को कब कॉल करना है वो जावा को नहीं पता, तो ये ऑटोमेटिकली कभी भी रन नहीं करेगी। हालांकि हम उसको ओवरलोड कर सकते हैं, ओवरराइड की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर वी कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल एंड प्राइवेट मेथड्स, जो कि आपको पता होगा। प्राइवेट का मीनिंग क्या होता है कि एक क्लास के लिए मर्यादित वो मेथड रहेगी, वो वेरिएबल रहेगा, तो उसको आप फर्दर एक्सटेंड भी नहीं कर सकते इनहेरिटेंस के, अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो, ठीक है। फाइनल का मीनिंग क्या होता है कि ये फाइनल है, इसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते, तो हो गया फाइनल, राइट। तो ये हो गया अपना फाइनल एंड प्राइवेट का। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो कि होता है कि आप अगर रिटर्न टाइप डिफरेंट ले लेते हो, देखो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, रिटर्न टाइप डिफरेंट ले लेते हो, देन मेथड ओवरलोड होएगी कि नहीं होएगी, ठीक है। स्पेलिंग मत देखना यार, बस समझ लेना कि ओवर मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेथड ओवरलोड होगी या फिर नहीं होगी, क्या कर रहे हैं, रिटर्न टाइप को यहाँ पर डिफरेंट कर रहे हैं। तो देखो मैं करके देखता हूँ, यहाँ पर वॉइड है, डिस्प्ले है, और यहाँ पर वॉइड मैं इंट कर देता हूँ। तो आपने बोला हाँ हो सकता है यार, क्योंकि यहाँ पर तो वॉइड है और यहाँ पर इंट है, रिटर्न टाइप का मैंने डिफरेंशियल फैक्टर ऐड कर दिया है दोनों मेथड के अंदर, बट मुझे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ओवरलोड में क्या होता है कि कंपाइलर डिसाइड नहीं कर पाएगा कि इसके किसके अंदर जाना है, क्योंकि जाने के पहले वो रिटर्न टाइप थोड़ी देखेगा। जब भी डिस्प्ले कॉल होएगा इस मेथड के अंदर, मेन के अंदर मैंने कॉल कर दिया इस डिस्प्ले वाले को, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा मामला चालू है, तो वो आएगा, इसने देखा डिस्प्ले तो को कॉल किया है, बट कौन से वाले डिस्प्ले को कॉल किया है, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, इंट है, मुझे क्या पता, मैं दोनों को भी कॉल कर सकता हूँ ना। यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है कि अंदर घुसने का एंट्री पॉइंट यहाँ पर साफ है, आप कोई भी अंदर घुस सकते हो, बट बाहर निकलने का जो पॉइंट है वो किसी को अलाउड है, किसी को नहीं अलाउड है, ठीक है। तो वो कंपाइलर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसके लिए वो एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप रिटर्न टाइप को अगर आप डिफरेंट डाल रहे हो यहाँ पर, तो भी वो क्या करेगा, ओवरलोड नहीं करेगा, क्योंकि रिटर्न टाइप के भरोसे आप ओवरलोड नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये इंटरव्यूज़ के अंदर पूछी जाते हैं, ठीक है। रिटर्न टाइप अगर डिफरेंट है दोनों मेथड के, बट हालांकि वो दोनों मेथड सेम है, तो वो ओवरलोड होगा या कि नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या है, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कंपाइलर यहाँ पर एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का ये सेशन। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरराइडिंग क्या होती है, और कुछ मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया है, जो कि आपने नोट डाउन करके रखा होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।